हेलो 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 मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम लोगों के। भाई वेलकम बैक टू साइंस विद हर्षल बारोट चैनल, जहां साइंस के साथ साथ बोर्ड्स की टेंशन भी फुल कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होती है। और मैं हूं आपके प्यारे हर्षल भैया, आपके हर्षल भैया क्लास 10 का इंग्लिश लेके आए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बड़े इंपॉर्टेंट लंबे लंबे चैप्टर्स, है ना भाई, है ना भाई। और हाँ, और अगर आप क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। इंग्लिश सब्जेक्ट को लोग इजी समझकर इग्नोर कर देते हैं और फिर एग्जाम हॉल में बोलते हैं भैया आंसर याद था लेकिन लिख नहीं पाया। बट नॉट दिस टाइम माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको चैप्टर का, सारे चैप्टर्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। और राइटिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, एग्जैक्ट कीवर्ड्स आपको बताऊंगा कि भाई क्या है, क्यों है ये स्टोरी, कैसे है ये स्टोरी, और एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का तरीका भी तो बताऊंगा। सब कुछ एकदम बोर्ड रेडी फॉर्मेट में बताऊंगा। और राइट, ये है पार्ट 2। पर अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर ऑलरेडी वो अवेलेबल है, पहले वो देख लो फिर ये वीडियो कंप्लीट करो, क्योंकि शुरुआती चैप्टर्स मैंने उसमें कंप्लीट कर लिए हैं। सेकंड पार्ट आ चुका है टाइम पर, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। तो पेन कॉपी उठा लो, डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो, क्योंकि छोटा सा वीडियो है, देख लो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। और शुरू करते हैं बोर्ड्स की फाइनल इंग्लिश रिवीजन क्लास हर्षल भैया के स्टाइल में। जैसे आपको साइंस समझाते हैं वैसे आज आपको इंग्लिश समझाएंगे। तो सोचो भाई, सोचो भाई, सोचो एक चैप्टर में ही गोवा की फ्रेश ब्रेड की स्मेल हो, कुर्ग की ठंडी हवा हो और असम की चाय की खुशबू मिल जाए। यस गाइस, यस मेरे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल बोर्ड रेडी, एग्जाम रेडी स्टाइल में। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। इस चैप्टर में 3 अलग अलग पार्ट्स होने वाले हैं, मैं तुमको पहले से ही बता देता हूँ। पहला होगा अ बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा होगा टी फ्रॉम असम। हाँ, चाय की खुशबू आ गई अभी से। ओहो, 3 जगह, 3 कल्चर्स और 3 अलग एक्सपीरियंसेस, लेकिन एक ही मैसेज, इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी एंड ब्यूटी। तो चलो मेरे दोस्तों, पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का एक बेकर है। ये पार्ट गोवा के ट्रेडिशनल बेकर्स के बारे में, गोवा के जो ट्रेडिशनल वहां के बेकरी वाले होते हैं उनके बारे में भाई। मेन आइडिया ऑथर हमें बताते हैं कि गोवा में पोर्टुगीज रूल का स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट था, स्पेशली बेकिंग कल्चर में। इसमें भाई बेकिंग कल्चर में, अब गोवा में बेकर्स जो थे, गोवा में बेकर्स को पैडर्स कहा जाता था या पैडर्स बोला जाता था। उनके पास एक स्पेशल ड्रेस होती थी, नी लेंथ फ्रॉक जैसे, है ना, उसको कबाई कहते थे। क्या कहते थे भाई? कबाई। ये कीवर्ड ध्यान रखना भाई, कबाई या कबाई कहते थे। सुबह सुबह जब बेकर अपनी साइकिल पर ब्रेड लेके आता था तो बच्चे दूर से ही उसकी आवाज सुनकर भाग कर आ जाते थे। वो बेम्बू स्टाफ से थुड़ 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 आवाज किया करता था। भाई वही ऑथर बताते हैं, मैरिज हो या फेस्टिवल, ब्रेड वहां पर जरूर होता था भाई। क्रिसमस पर केक्स में, और बोलिनाज, भाई वहां की ना बोलिनहास स्वीट ब्रेड को कहा जाता है, ये स्पेशल होते थे। ठीक है भाई, बोलिनाज याद रखना, स्पेशल ब्रेड होती है। एग्जाम के लिए ये पॉइंट याद रखियो भाई, ठीक है। इवन पुअर फैमिलीज में भी ब्रेड अफोर्ड करी जाती थी भाई। इंपॉर्टेंट लाइन मीनिंग इसकी ये थी कि मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड। इसका मतलब है ब्रेड गोवा के कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था भाई। बेकर का एक्सपीरियंस, और बेकर यूजुअली जो होते थे वो मोटा ताजा होता था। ठीक है भाई, ऑथर ह्यूमर यूज करता है क्योंकि वो खुद भी बोलता है कि वी चिल्ड्रन नेवर थॉट ऑफ ब्रशिंग टीथ बिफोर ईटिंग ब्रेड। वी चिल्ड्रन नेवर थॉट ऑफ ब्रशिंग टीथ बिफोर ईटिंग ब्रेड। भाई क्या है, चाय पीने से पहले ब्रश नहीं करते कुछ लोग, वैसे ही ये ब्रेड खाने से पहले। भाई इंपॉर्टेंट एग्जाम के क्वेश्चंस भी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के क्वेश्चंस भी है, टेंशन मत लो। अच्छा भैया है ना भाई। पहला क्वेश्चन, हाउ वाज द बेकर इंपॉर्टेंट इन गोवन सोसाइटी? ही वाज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फेस्टिवल्स, मैरिजेस एंड डेली लाइफ्स। ये बात हो गई भाई। मैसेज क्या दे रहा है ये चैप्टर? ट्रेडिशन और कल्चरल आइडेंटिटी को हाईलाइट करता है, समझ गए मेरे भाई। दूसरा पार्ट था इसका,
कुर्ग की कहानी। ठीक है, कुर्ग की कहानी। अब चलते हैं साउथ इंडिया थोड़ा सा। कर्नाटक के एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन कुर्ग की कहानी करते हैं कि भाई कुर्ग फेमस क्यों है, व्हाई इज कुर्ग फेमस। भाई वहां पर कॉफी प्लांटेशन होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, मिस्टी हिल्स होती है, वहां पे बड़ी सुंदर सा वेदर होता है, प्लीजेंट वेदर होता है, प्लेजेंट वेदर होता है। तो ऑथर कहते हैं कुर्ग इज अ पीस ऑफ हेवन। आहा, क्या खूबसूरत जगह है। दिख रही है भाई, आपको दिख रही है? कितनी खूबसूरत जगह है। क्लाइमेट जून से सितंबर हेवी 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 रेनफॉल होता है, वेदर थोड़ा वेट रहता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च बेस्ट टाइम होता है भाई विजिट करने का। तो पीपल ऑफ कुर्ग बहुत ब्रेव और इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। इंडियन आर्मी में काफी लोग कुर्ग से आते हैं। ठीक है भाई, काफी सारे लोग इंडियन आर्मी में कुर्ग से आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, कहां से आते हैं भाई? कुर्ग से आते हैं। फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ जनरल केरियप्पा या करियप्पा कुर्ग से आते थे। ठीक है भाई, वहां पर वाइल्ड लाइफ, किंगफिश वाइल्ड लाइफ की देखा जाए तो किंगफिशर्स, स्क्विरल्स, एलिफेंट्स, भाई रिवर कावेरी भी कुर्ग से ही ओरिजिनेट होती थी। है ना भाई, है ना भाई? ठीक है, तो एग्जाम के लिए इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाई आर कुर्ग पीपल नोन फॉर ब्रेवरी? बिकॉज many of them serve in Indian Army and have a strong सॉरी क्या बोल रहा हूँ भाई, क्या हो गया, मार्शियल ट्रेडिशन। मार्शियल ट्रेडिशन स्ट्रांग होता था उन लोगों का। इस चैप्टर का मैसेज है, ये पार्ट नेचर की ब्यूटी और लोकल कल्चर को सेलिब्रेट करता है। तो भाई ये तो हो गई कुर्ग की खूबसूरती। अब चाय की चुस्की लेते हैं, तो टी फ्रॉम असम की स्टोरी है भाई, अरूप कुमार दत्ता ने लिखी है ये। अब आते हैं असम की चाय पे, असम की टी गार्डन्स। असम की टी गार्डन्स कितनी खूबसूरत होती है यार भाई, है ना? तो टी गार्डन्स के लिए असम फेमस है। ये पार्ट एक कॉन्वर्सेशन बेस्ड स्टोरी है। ठीक है भाई, स्टोरी ओवरव्यू देता हूं आपको मैं कि राजवीर और प्रांजल ट्रेन से असम जा रहे होते हैं। राजवीर को टी की हिस्ट्री जानना होती है, चाय की हिस्ट्री जानना होती है। तो प्रांजल उसको बताता है, प्रांजल है वैसे तो वो, प्रांजल उसको बताता है कि टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। लेजेंड के अकॉर्डिंग चाइनीज एम्परर ने एक्सीडेंटली टी डिस्कवर की थी। इंडिया में ब्रिटिशर्स ने टी प्लांटेशन स्टार्ट करी थी। ये स्टोरी उसको बताता है। तो भाई असम के टी गार्डन की क्या बात हो गई? तो ऑथर वहां पर डिस्क्राइब करते हैं, ऑथर वहां पर बताते हैं कि भाई सी ऑफ टी बुशेस, वुमेन टी लीव्स प्लक करती है वहां पे, वुमेन टी लीव्स प्लक करती है वहां पे बास्केट्स लेके। सनलाइट में ग्रीन लीव्स होती है, वो चमक रही होती है, क्या ही खूबसूरत है भाई। असम टी का पूरा एक दुनिया अलग है, ये वर्ल्ड फेमस है अपने आप में। इसका एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, ब्राइट कलर और यूनिक अरोमा। अरोमा मतलब स्मेल, अरोमा मतलब खुशबू, एसेंस उसका वो होता है। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि भाई हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द टी गार्डन? तो कैसे करते हैं भाई? लाइक अ वास्ट सी ऑफ ग्रीन बुशेस स्ट्रेचिंग एंडलेसली। भाई साहब क्या खूबसूरत जगह है। टी सिर्फ ड्रिंक नहीं है भाई, असम की, असम की, असम की आइडेंटिटी है, असम की आइडेंटिटी है भाई। ठीक है, इस पूरे ग्रुप में, पूरे चैप्टर में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हाउ डिड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस गोवा? व्हाई इज कुर्ग कॉल्ड पीस ऑफ हेवन? ठीक है, व्हाट लेजेंड्स आर एसोसिएटेड विद टी? ठीक है, कौन लेजेंड्स थे वो जो टी से एसोसिएटेड थे? हाउ इज टी कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट इन असम? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब इस चैप्टर का ओवरऑल थीम ये था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में हर जगह कल्चर अलग होता है, गोवा का ब्रेड, कुर्ग की कॉफी, असम की चाय। ठीक है, लेकिन सब मिलकर इंडिया को खूबसूरत, ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो भाई ये तो हो गया अपना चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है अगला, मिजबिल द ऑटर। और भाई मैं चैप्टर फटाफट इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम आ गई है, कल ही है तुम्हारा पेपर। तो फटाफट 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 गेविन मैक्सवेल जी की स्टोरी सुनते हैं अपन भाई। ठीक है, तो ये मिजबिल द ऑटर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने भी पढ़ी थी बहुत पहले, जब मैं 10th में था तब पढ़ी थी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो दोस्तों ये चैप्टर एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है विच इज रिटन बाय गेविन मैक्सवेल। इसमें ऑथर अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जब उन्होंने एक ऑटर को पेट के रूप में रखा, उसकी पूरी स्टोरी है ये स्टोरी बेसिकली इराक से स्टार्ट होती है। वैसे वो स्कॉटलैंड वाली स्टोरी भी है, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको मैंने स्किप कर दिया है। ये स्टोरी इराक से स्टार्ट होती है 1956 में। मैक्सवेल इन इराक, भाई मैक्सवेल इराक में रहा करते थे। ऑथर इराक के साउदर्न सदर्न मार्शेस में रहते थे, रिवर टिग्रीस के पास। उनके पास एक डॉग था, लेकिन वो डॉग थोड़े टाइम बाद मर जाता है। मैक्सवेल फील करते हैं कि उन्हें एक पेट की जरूरत है, वो अकेले नहीं रह सकते।
तो उनके फ्रेंड उनको सजेस्ट करते हैं दैट इंस्टेड ऑफ अ डॉग व्हाई नॉट कीप एन ऑटर। ऑटर एक बड़ा क्यूट सा एनिमल होता है और इस तरह उन्हें एक ऑटर मिलता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर होता है अराइवल ऑफ मिजबिल। भाई ऑटर जब मैक्सवेल के घर आता है उसका नाम रखा जाता है मिजबिल, और उसको शॉर्ट में प्यार से बोलू बोलू चुल्लू पुल्लू नहीं बुलाते, उसको मिज बुलाते हैं। ठीक है, बाबू सोना कुचू कुचू नहीं करते, दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर तो कितना क्यूट एनिमल है, कितना इधर आता है इधर, कितना क्यूट एनिमल है भाई। तो उसको कुचू कुचू नहीं करते, उसको मिज, और वो मिज बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होता। वो बॉक्स से निकलकर कबर्ड के पीछे छुप गया सीधा। बताओ, ऑथर लिखते हैं कि उसकी आईज डार्क चॉकलेट ब्राउन थी और ग्रेजुअली मिज इन्वायरमेंट के साथ कंफर्टेबल होने लगता है, उसको उस घर में अच्छा लगने लगता है, उसको मतलब अपने भाई साहब के साथ डेविड मैक्सवेल जी के साथ अच्छा लगने लगता है। अब भाई बुक के अकॉर्डिंग मिज को पानी से एक्सट्रीम फैसिनेशन था। फैसिनेशन मतलब उसको पानी बहुत अच्छा लगता था। बाथरूम उसका फेवरेट प्लेस बन गया भाई, बाथरूम में चलने लग गया। बताओ, मेरे को भी पसंद है ना, फोन चलाना होता है ना बाथरूम में। ठीक है भाई, ठीक है। तो बाथरूम में फोन चलाने के लिए भाई वो उसको मजा आती है, अंदर बैठ के मेरे जैसा फोन चलाता है, चैट करता है, मम्मी को पता ना चल जाए कि मैं चैटिंग कर रहा हूँ, बाहर रहूंगा तो मम्मी देख लेगी ना कैसे अच्छा लगेगा। तो मैं जाता हूँ वॉशरूम में, बैठता हूँ सीट पे और चैटिंग शुरू कर देता हूँ। सेम उसको भी बाथरूम पसंद था। किसको? हमारे ऑटर को, हमारे मिच को, हमारे कुच्चू पुच्चू को। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। देख लो क्या है आगे स्टोरी की कहानी पे। आगे क्या? ठीक है भाई, तो मिज नहीं आई यार, ये क्या हो रहा है, क्यों होता है ऐसे, क्यों होता है मेरे साथ? आजकल बहुत अटक रहा है यार ये मेरा। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, सॉरी गलत आवाज मैंने निकाल ली। तो भाई ऑथर ने तो ये बोल दिया कि मिज को है ना बिल्कुल पसंद था पानी। मिज टैप को ऑन करना सीख गया, नल को चालू करना सीख गया। वो फ्लोइंग वाटर के नीचे बैठता था, उसको मजा आती थी, बबल्स और स्प्लैशिंग वाटर से खेलता था वो, बढ़िया। ठीक है भाई, और उसकी एक इंपॉर्टेंट हैबिट थी, मिज रबर बॉल से भी खेलता था। तो ऑथर लिखते हैं कि वो बॉल को अपने माउथ और पॉज से कंट्रोल करता था और बहुत इंटेलिजेंट लगता था। ओहो, समझदार ऑटर है। ये सब डिटेल बोर्ड के लिए काम आती है भाई, इसलिए तुमको बता रहा हूं मैं, छोटी छोटी बेसिक्स अंदर घुस घुस के चैप्टर। कहीं से भी पूछ लेते हैं ना बोर्ड में सवाल, तो यहां से भी पूछ लेंगे। ठीक है भाई, अब मैक्सवेल ऑब्जर्व करते हैं कि मिज इज वेरी इंटेलिजेंट और क्यूरियस एनिमल था। वो हर चीज को एग्जामिन करता था, नोटिस करता था। उसने सूटकेस का जिप खोलना भी सीख लिया भाई। तो ये लाइन याद रखना, मिज वॉज नॉट जस्ट प्लेफुल, ही वॉज इंटेलिजेंट एंड एडॉप्टेबल। मतलब वो हर चीज से अपने आप को एडॉप्ट कर लेता था, हर चीज के साथ एडजस्ट कर लेता था। अब भाई मेजर टर्निंग पॉइंट आता है, अब ऑथर को लंदन शिफ्ट होना होता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि एयरलाइंस एनिमल्स को कैबिन में अलाउ नहीं करते थे। फाइनली एक एयरलाइन एग्री करती है कि चलो ठीक है, ले जाओ, है ना, कि भाई इसे ले जाओ तुम, बट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर लेके जाओ। तो मैक्सवेल स्पेशली वुडन बॉक्स बनवाते हैं जिसमें मिज को रखा जाता है, बड़े प्यार से हमारा बाबू छोटा सा कुचू पुचू मिज डब्बे में रखा गया। भाई फ्लाइट के ड्यूरिंग मिज को पैनिक हो जाता है क्योंकि वो बॉक्स में पैक, डरा हुआ है, परेशान हो रहा है भाई। तो वो बॉक्स तोड़ देता है और कैबिन में निकल जाता है। ले बताओ भाई, ये तो होगी प्रॉब्लम अब, है ना। तो वो कैबिन में निकल जाता है, वो सीट्स के नीचे पैसेंजर्स के लेग के आसपास दौड़ने लगता है, इधर उधर रन कर रहा है, परेशान कर रहा है सबको, किसी को उंगली कर रहा है, किसी को क्या कर रहा है। पैसेंजर शॉक्ड हो जाते हैं। फाइनली मैक्सवेल उसको पकड़ लेते हैं और टॉवेल में रैप कर देते हैं। ये इंसिडेंट क्लियरली शो करता है मिज की रेस्टलेसनेस और उसका नेचर, और मैक्सवेल का पेशेंस, कि भाई कितने काम थे वो, कितने शांत थे वो। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली ये पूछा जाता है ना भाई, कि कैसे उनका पेशेंस चेक किया गया, कैसे वो रेस्टलेस था। ठीक है, अब लंदन पहुंचने के बाद लोगों ने कभी ऑटर देखा ही नहीं था वहां पे। ऑथर लिखते हैं कि लोग गेस करते हैं कि ये शायद सील हो सकती है, स्क्विरल हो सकता है, वॉलरस हो सकता है, बेबी क्रोकोडाइल हो सकता है, अजीब अजीब जानवरों के नाम सोचने लगे। भाई ये ह्यूमरस पार्ट है चैप्टर का। इससे ऑथर दिखाते हैं कि लोग अनफेमिलियर थे ऑटर्स के साथ। ऑटर बड़ा क्यूट एनिमल है लेकिन वो उसको वॉलरस बोल रहे हैं, सील बोल रहे हैं। बताओ भाई, कोई बात होती है गलत? ऑटर है वो, उसको ऑटर कहो। मिज नाम है हमारे कुत्तों का, तो मिज बोलो उसको। ठीक है भाई, आगे देखते हैं स्टोरी, है ना। अब क्या हुआ भाई, लेटर, बाद में ऑथर को पता चलता है कि मिज एक रेयर स्पीशीज का है। इट वॉज लेटर नेम्ड, क्या नाम रखा गया भाई उसका?
बड़ा इंपॉर्टेंट नाम रखा गया। उसका नाम रखा गया, स्क्रीन पे बड़े सारी स्पेलिंग में मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। वहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से इसको नाम दिया गया लूट्रोगेल परसिपिसियाटा मैक्सवेल। ओह! और ये मैक्सवेल का ऑटर था। ये फैक्ट एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन्ड है, तो याद रखना भाई। अब बुक बेस्ड इसका थीम समझते हैं हम लोग। तो बुक क्लियरली शो कर रही है ह्यूमन और एनिमल की बॉन्डिंग, उनका इमोशनल अटैचमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेट ओनर। ठीक है भाई, पेट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इंटेलिजेंस ऑफ एनिमल्स। ऑथर ने मिच को सिर्फ पेट ट्रीट नहीं किया, ही ट्रीटेड हिम लाइक अ कंपेनियन। उसको एक साथी की तरह उसने संभाल के रखा, अपना दोस्त बना के रखा। ओके भाई, तुम भी ऐसे अपने दोस्तों के साथ रखा करो, एकदम ऑनेस्टली लॉयल्टी के साथ, धोखा दे के इधर उधर मत शिफ्ट हुआ करो, है ना। अक्षल भैया के साथ चैनल पे बने रहा करो, इधर उधर चैनल पे मत जाया करो। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर सिर्फ एक एनिमल की स्टोरी नहीं है, ये हमें सिखाता है कि एनिमल्स भी इमोशंस फील करते हैं, और अगर हम उन्हें प्यार और केयर दें तो वो लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। आय हाय, मेरे घर पे भी हैं दो छोटे छोटे क्यूट्स हैं, रोनी जीनी नाम है उनका, कभी मिलवाऊंगा तुमको चैनल पे उनको, बड़े प्यारे हैं, क्यूट्स हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, मैडम राइड्स द बस। ओ हो, वल्ली कन्नन ने चैप्टर लिखा है। मिस वल्ली कन्नन जी ऑथर है ना, रिस्पेक्ट से बात करनी है हमको। तो वल्ली कन्नन इसके ऑथर हैं, ठीक है। अब क्लास, अब मेरे दोस्तों, अब मेरे प्यारे भाइयों, अब मेरी प्यारी बहनों, इमेजिन करो एक 8 साल की छोटी सी लड़की जिसका नाम है वल्ली। क्या नाम है भाई? वल्ली। ना कोई फ्रेंड्स है उसके, ना कोई सिबलिंग्स है, ना कोई भाई बहन है, ना कोई टॉयज है उसके पास। उसका सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट क्या है? अपने घर के डोरवे में खड़े रहना और स्ट्रीट को ऑब्जर्व करना। एनसीईआरटी में लिखा है, हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। मतलब उसको दुनिया देखना पसंद था, उसको खिलौने नहीं खेलने, उसको दुनिया को ऑब्जर्व करना पसंद है। और वहीं खड़े खड़े उसने एक चीज नोटिस की भाई। क्या नोटिस की? बस। उसको बस का फैसिनेशन हुआ। फैसिनेशन मतलब, फिर से बता रहा हूं, पसंद आया। हर घंटे एक बस आती थी, गांव से टाउन तक जाती थी। उसका डिस्टेंस था 6 माइल और टाइम था 45 मिनट्स में वो 6 माइल कवर करती थी। वल्ली को बस देखकर एक्साइटमेंट होती थी। एक दिन कुछ आंटीज बस में चढ़ी, वल्ली को देखकर बोली, लुक एट दैट चाइल्ड स्टैंडिंग देयर लाइक अ वॉचमैन। वो हमको एक वॉचमैन की तरह देख रही है, उसे घूर रही है भाई, नजर सुरक्षा कवच लगा रही है, ईविल आई लगा रही है। वल्ली को बुरा लगा, उसने तुरंत रिप्लाई दिया, आई एम नॉट अ मैडम, आई एम अ चाइल्ड। यहीं से टाइटल आता है, मैडम राइड्स द बस। अब भाई प्लानिंग और सेविंग मनी की बात करते हैं अपन। अब वल्ली ने डिसाइड कर लिया, मैं भी बस में बैठूंगी, लेकिन टिकट कॉस्ट थी 30 पैसे एक तरफ के, और राउंड ट्रिप के वापस आने के 60 पैसे। अब 8 साल की लड़की के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना भाई, बहुत बड़ा अमाउंट था। 8 साल की बच्ची छोटी सी, है ना, क्यूट सी, मासूम सी, है ना, बड़ा अमाउंट था उसके लिए। तो एनसीईआरटी में लिखा है, शी वुड हैव she would have to save 60 पैसे। वल्ली ने क्या सेक्रीफाइस किया उसके लिए? उसने पेपरमेंट की गोलियां नहीं खाई, फेयर देखने नहीं गई, मेला देखने नहीं गई, टॉयज नहीं खरीदे, 3-4 महीने तक उसने पैसे सेव किए। अब देखो मेरे दोस्तों, यहाँ जो हमारे ऑथर साहब है, हमारे ऑथर, वो दिखा रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि भाई डिटर्मिनेशन क्या होता है ना, फोकस क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है खुद के ऊपर। एक दिन जब मम्मी सो रही थी, आफ्टरनून नैप ले रही थी, वल्ली ने चुपके से क्वाइटली 60 पैसे लिए और बस स्टॉप पे जाके खड़ी हो गई। सीधे जाके बस स्टॉप पे खड़ी हो गई। बस आई, कंडक्टर ने बोला, मैडम वेयर डू यू वांट टू गो? वल्ली को मैडम सुनकर थोड़ा प्राउड फील हुआ। कहा, चलो मुझे भी मैडम बोला। उसने बोला, आई वांट टू गो टू टाउन। तो कंडक्टर मजाक में बोलता है उसको, भाई कंडक्टर हंसने लगा, उसको बोला, बच्ची है, इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो कंडक्टर उसको बोलता है, डू यू हैव मनी? तुम्हारे पास पैसा है क्या? वली ने कॉन्फिडेंटली 60 पैसे दिखाए, ले है मेरे पास। यहीं से शुरू हुई उसकी फर्स्ट बस राइड। वली ने विंडो सीट ली, विंडो सीट पे जाके बैठ गई। एनसीईआरटी में बोलते हैं, द बस वॉज वेरी कंफर्टेबल। उसको लगी बस बड़ी कंफर्टेबल, बहुत अच्छी थी, सब कुछ नया था उसके लिए। शी सॉ ट्रीज, उसने पेड़ देखे, घर देखे, हाउसेस देखे, काउस देखी, यानी गाय देखी, बड़ा मजेदार सब कुछ देखा। और एक फनी सीन, एक यंग काव, एक जवान काव रोड पर भाग रही थी बस के सामने। तब कंडक्टर बोला, लुक एट दैट काउ, इट्स अ क्रेजी काउ। वो गाय पागल है, वो कैसी दौड़ रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही, घन चक्कर है वो। वल्ली हंसी बहुत जोर जोर से, ही आपू हे, हंसने लगी।
उसके लिए सब एक्साइटिंग था, उसको बड़ा मजा आने लगा कि भाई ये बढ़िया चीज है यार, अच्छी दुनिया घूम रही हूँ मैं। ठीक है भाई, 45 मिनट्स बाद बस टाउन पहुंच गई, तो कंडक्टर बोला मैडम गेट डाउन, नीचे उतरो। ठीक है, लेकिन वल्ली ने मना कर दिया। क्यों 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 मना कर दिया? उसने सिर्फ राइड के लिए पैसे सेव किए थे, उसको उतरना नहीं था। She didn't want to waste money. She didn't want to waste money. She said, I can't get off the bus. क्यों भाई? क्यों मैं बस से नहीं उतर सकती? मैं बस से नहीं उतर सकती। पर क्यों नहीं उतर सकती? She decided to come back in the same bus. उसको सेम बस में वापस आना था। ठीक है भाई, अब टर्निंग पॉइंट आता है डेड काउ का। भाई रिटर्न जर्नी में वही काउ जो पहले फनी लग रही थी, अब रोड पर डेड यानी मरी हुई पड़ी मिलती है। सॉरी पर स्टोरी है, एक डेड पड़ी मिलती है। एनसीईआरटी में लिखा होता है द काउ ले डेड बाय द साइड ऑफ द रोड। वल्ली शॉक हो गई, जो चीज अभी फनी थी वो अब सीरियस हो गई। यहाँ ऑथर लाइफ का एक लेसन देते हैं कि भाई लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, लाइफ बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, हम बता नहीं सकते लाइफ में कब क्या हो जाएगा। वो गाना सुना है तुम लोगों ने? कल हो ना हो, बहुत बेसुरा हूं मैं, ठीक है। ओ भाई, हैप्पीनेस और जर्नी, सैडनेस, ये सब एक जर्नी है, ठीक है भाई। अब वल्ली घर वापस आ गई है, ठीक है। मम्मी पूछती है बेटा जी कहाँ थे तुम? वल्ली कैजुअली बोलती है मैं यही थी, आई वॉज जस्ट हियर। तब एक आंटी मम्मी से बोलती है चिल्ड्रन आर ऑलवेज ईगर टू नो एवरीथिंग। वल्ली के मन में थॉट आता है बट आई हैव ट्रेवल्ड। उसने अपनी छोटी सी दुनिया में एक बड़ा एडवेंचर कर लिया था, वल्ली ने सब तरफ घूम लिया। अब वल्ली का कैरेक्टर स्केच समझते हैं हम लोग। ये भाई वल्ली कैसी थी? वल्ली क्यूरियस थी, इंटेलिजेंट थी, डिटरमाइंड थी, इंडिपेंडेंट थी और ऑब्जर्वेंट थी। बोर्ड में सवाल आ जाए कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली तो ये लो आंसर। ठीक है, सिर्फ 8 साल की, पर मेच्योरिटी देखो उसकी, समझदारी देखो उसकी। भाई क्या है इस चैप्टर में? इंपॉर्टेंट थीम्स, क्यूरियोसिटी ऑफ चाइल्डहुड है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है, एक्सपीरियंस हमें रियलिटी दिखाता है, एक्सपीरियंस टीचर्स अस रियलिटी, ट्रांजिशन फ्रॉम इनोसेंस टू अंडरस्टैंडिंग। ये इस चैप्टर की थीम है भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई। क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, क्वेश्चन आएगा व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड द बस? बिकॉज शी वाज क्यूरियस एंड फैसिनेटेड बाय द बस जर्नी। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है भाई व्हाई डिडंट वल्ली गेट ऑफ द बस एट द टाउन? वो बस से उतरी क्यों नहीं, है ना? क्योंकि शी हैड ओनली 60 पैसे फॉर राउंड ट्रिप एंड डिडंट वांट टू वेस्ट द मनी। बता चुका हूं मैं तुम लोगों को, बता चुका हूं तुम लोगों को। ठीक है भाई, ठीक है भाई। आगे बढ़ते। व्हाट मेड वल्ली सैड ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी? सीइंग द डेड काउ ऑन द रोड। उसको गाय अच्छा नहीं लगा कि भाई वो गाय जो अच्छी मस्त भाग रही थी उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब क्लास मेरे दोस्तों, ये चैप्टर सिंपल लगता है पर बोर्ड्स में यहां से 2-5 मार्क्स से क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं। वल्ली के चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो मैंने तुमको बता दिया। तो भाई फोकस करो इसके कैरेक्टर स्केच पे, टाइटल जस्टिफिकेशन पे, थीम पे, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स पे, और हर्षल भैया के साथ अगर आप ये चैप्टर समझ लिख चुके हो तो बोर्ड्स में फुल मार्क्स तुम्हारे। इतने इस चैप्टर के तो जो भी नंबर आ रहे हैं वो कंफर्म है, भूलना मत भाई, भूलना। ये चैप्टर समाप्त। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, द सरमन एट बनारस। वैसे बेसिकली मैं बनारस बोलना पसंद करूंगा बट बनारस ठीक है, इंग्लिश में बोल लेते हैं। ठीक है भाई, अब एनसीईआरटी की लाइन में अपन पूरा फॉलो करेंगे उसको। मैंने हर एक चैप्टर में एनसीईआरटी की लाइंस यूज किए ताकि तुम एग्जामिनेशन में लिख के आओ, इसलिए मैंने तुमको बताया ना। तो देखो, इमेजिन करो एक माँ है ना, जिसका नाम है कीसा गौतमी। उससे एक ही बेटा था और एक दिन उसका बेटा मर जाता है। उसके लिए दुनिया वहीं खत्म हो गई क्योंकि उसका बेटा मर चुका है। वो अपने डेड चाइल्ड को गोद में लेकर हर घर जाकर पूछती है प्लीज कोई मेरे को मेडिसिन दे दो, प्लीज मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, प्लीज मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बहुत डल हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या हो रहा है, मैंने मेरे बच्चे को खो दिया, प्लीज उसको जिंदा कर दो। तो लोग उसको कहते हैं बहन तुम पागल हो गई हो क्या, मौत का कोई इलाज नहीं होता। लेकिन माँ का दिल लॉजिक नहीं मानता है मेरे भाई। तब किसी ने उसे एडवाइस किया तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, भगवान गौतम बुद्ध के पास जाओ, शायद वो तुम्हारी हेल्प कर सके। तो वो गौतम बुद्ध के पास जाती है। अब यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की एंट्री होती है। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो पहले। गौतम बुद्ध का रियल नाम था सिद्धार्थ गौतम। वो एक प्रिंस थे, लेकिन उन्होंने रॉयल लाइफ छोड़ दी क्योंकि उन्होंने देखा, क्या देखा भाई, कि ओल्ड एज, सिकनेस, डेथ लाइफ का सच है। ये सब उन्होंने
7 साल तक मेडिटेशन और तपस्या से देखा, सीखा, समझा। 7 साल तक उन्होंने मेडिटेशन और तपस्या की और फाइनली उनको एनलाइटमेंट मिला, उनके दिमाग की बत्ती जली, तब वो बुद्ध बने। कीसा गौतमी जब बुद्ध से मिलती है, कीसा गौतमी अपने डेड चाइल्ड को लेकर बुद्ध के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्रभु प्लीज मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए, प्लीज मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए, मैं बहुत परेशान, से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बुद्ध डायरेक्टली मना नहीं करते हैं और वो कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम बस मेरा एक काम कर दो, तुम मुझे मस्टर्ड सीड यानी राई के दाने ले आओ, कहीं से भी राई के दाने मेरे पास ले आओ। लेकिन कंडीशन क्या थी? मस्टर्ड सीड्स उस घर से लाने हैं जहां कभी किसी की डेथ ना हुई हो, और ये तो पॉसिबल ही नहीं था, है ना? तो कीसा गौतमी को लगा कि भाई सिंपल काम है, मैं तो कर लूंगी। वो घर घर जाती है और हर घर में लोग कहते, क्या कहते भाई उसको, हर घर में जब उसको सीड्स देते हुए लोग कहते कि हाँ भाई सीड्स ले लो, लेकिन डेथ, हाँ मेरे फादर की डेथ हुई है, कोई बोलता है मेरे मदर की डेथ हुई है, कोई बोलता है मेरी बहन की डेथ हुई है, किसी के हस्बैंड की डेथ हुई है, किसी के चाइल्ड की, किसी के बेटे की डेथ हुई है। कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जहां डेथ ना हुई हो। परेशान है गीसा गौतमी, बड़ी दुखी है गीसा गौतमी, वापस सोच रही है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। भाई शाम तक गीसा गौतमी थक चुकी है, उसको समझ आया मैं अकेली नहीं हूं, डेथ सबके लाइफ का पार्ट यहाँ पर है, मैं अकेली नहीं हूं इस दुनिया में जो इतनी दुखी है, आई एम नॉट दी ओनली वन। उसका दुख धीरे धीरे समझ में कन्वर्ट होने लगा। वो अपने चाइल्ड को फाइनली बरी कर देती है, दफना देती है और फिर बुद्ध के पास वापस जाती है। अब भाई, अब अपन समझते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है एग्जामिनेशन के लिए, वो है बुद्धाज सरमन। ठीक है, बुद्ध ने उसे समझाया कि भाई लाइफ में चीजें टेम्पररी होती हैं। अच्छा भैया आप ऐसा नहीं लग रहा मोटिवेशन वीडियो देख रहे हो? अरे भाई मोटिवेशन वीडियो नहीं है यार, ये तुम्हारे चैप्टर है, समझ लो ना यार, थोड़ा तुम भी स्ट्रॉन्ग हो जाओ। तो उन्होंने बताया कि लाइफ में सब चीजें टेम्पररी होती है, जो बॉर्न होता है वो एक दिन मरेगा ही मरेगा। अटैचमेंट और डिजायर ही दुख का मेन रीजन है। बुद्ध ने कहा द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके। ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड्स के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दैट द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके। ओके, उन्होंने ये भी समझाया वाइस लोग डेथ को नेचुरल प्रोसेस मानते हैं, सिर्फ फुलिश लोग ही उसे इग्नोर करते हैं, बुद्धू लोग ही उसे इग्नोर करते हैं। और यही एनसीईआरटी का कोर मैसेज आता है। इस चैप्टर का थीम यही है कि ये है भाई यूनिवर्सैलिटी ऑफ डेथ, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, डिटैचमेंट लीड्स टू पीस, पीस, सॉरी, पीस। बुद्ध के अकॉर्डिंग सॉरो तब तक होता है जब तक हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, हम दुखी तब तक रहते हैं जब तक हम सच को मान नहीं लेते। जैसे ही एक्सेप्टेंस आता है माइंड पीसफुल होने लगता है, शांत होने लगता है। क्लास 10th में कितने अच्छे अच्छे लेक्चर्स यार तुम्हारे, तुम सुनते क्यों नहीं हो स्कूल में? जब देखो तब यूट्यूब पे आके सुनना है, एग्जाम के एक दिन पहले वो भी, और वो भी क्यों सुन रहे हो मुझे पता है, मुझे पता है, नंबर लाने। इतने अच्छे लेसन है, सुनो काम आएंगे जीवन में भाई, क्या है। और भाई एक चीज ध्यान रखना, अगर हम किसी चीज को परमानेंटली पकड़ के बैठ जाते हैं, ये मेरा है, ये कभी नहीं जाएगा, तो लाइफ हमेशा हमें शॉक देती रहेगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बुद्ध कह रहे हैं भाई, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, डेथ इज नेचुरल, डेथ नेचुरल है, उसे डिनाई करना दुख का बढ़ा देता है, दुख को बढ़ा देता है, दुख बढ़ा देता है, वो डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। चैप्टर समाप्त, लास्ट चैप्टर है भाई द प्रपोजल। ओए होए होए, मेरा फेवरेट, बड़ा इंटरेस्टिंग फनी चैप्टर है, मुझे बहुत हंसी आई थी जब मैंने चैप्टर पढ़ा था। मैं तुमको बताता हूँ, देखो भाई, द क्या नाम था, द प्रपोजल चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। तो मेरे क्लास 10th के बच्चों, ये चैप्टर एक सीरियस प्रपोजल की स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, जहां शादी की बात से ज्यादा झगड़े की बातें होती है। मेरे को बहुत, सच में भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे इस चैप्टर में बड़ा मजा आया था। तो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो एक है ईमान, ठीक है, फिर एक है लोमोव, है ना, एक नर्वस वेल्दी लैंड ओनर है, एक है नटालिया, ठीक है, और एक है चुबुकोव की बेटी, यानी चुबुको पापा है और चुबुको की बेटी है। ओके, ठीक है, फिर अपन बात करते हैं चुबुको, वो है नटालिया के फादर। अब सीन 1 है ना, ये ड्रामा टाइप है, सीन 1 की बात करते हैं। लोमो कम्स विद अ प्रपोजल, लोमो अपने नेबर चुबुको के घर आता है, प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस पहन के, एकदम बढ़िया से कपड़े वपड़े पहन के आता है भाई। चुबुको शॉक्ड हो जाता है, चुबुको सोचता है माय डियर फेलो,
व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप? लोमो एक्चुअली शादी का प्रपोजल लेके आया था, लेकिन इन्होंने क्या पूछा, आप ऐसे कपड़े पहन के क्यों आए हो भाई? लेकिन वो डायरेक्टली उस बात को बोल नहीं पाता है। वो बहुत नर्वस है ना भाई, ऐसी किसी के लिए शादी का प्रपोजल लेके जाए, नटालिया के लिए प्रपोजल लेके जा रहा है, नर्वस तो होगा। उसको हार्ट प्रॉब्लम भी है, पैल्पिटेशंस होते हैं उसको, ठीक है? और वो हर 2 मिनट में बोलता है, आई एम अ वेरी नर्वस मैन। यहाँ से कॉमेडी स्टार्ट हो जाती है। तुमको क्या लगा दुःख होगा, हार्ट अटैक आएगा? ना, 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 कॉमेडी स्टार्ट होगी। अब भाई प्रपोजल की जगह यहाँ हो रहे झगड़े। कैसे झगड़े हो रहे? हाँ, चलो समझते हैं। तो लोमो फाइनली बोलता है कि वो नटालिया से शादी करना चाहता है। लोमो की हिम्मत खुल चुकी है, उसका दिल प्रॉपर धड़कने लगा है। उसने बोल दिया, मेरा दिल अब मैं नटालिया को संभालने के लिए देना चाहता हूँ, मुझे उससे शादी करनी है। चुबुको खुश हो जाता है और वो नटालिया को बुलाता है कि आओ बेटा, तुम्हारे लिए लड़का आया है। वो कितना आसान है नहीं भाई, है ना? ऐसे ही बोल देता है, पापा आ जाओ बेटा शादी कर लो। ठीक है, बट शादी की बात प्रॉपर्ली शुरू भी नहीं होती, लोमोव एक लैंड डिस्प्यूट शुरू कर देता है वहां पे। टॉपिक होता है ऑक्सन मीडोज। लोमो बोलता है, बट मतलब पापा बोलते हैं तुम दोनों बात करो, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो लोमो और उनकी बातें शुरू होती है। तो ऑक्सन मीडोज मेरे हैं, ऐसा लोमो बोलता है। नटालिया तुरंत रिप्लाई करती है, नो दे आर आर्स, वो हमारे हैं। और यहाँ से 15 साल पुरानी जमीन की हिस्ट्री चालू हो जाती है। दोनों इतना आर्ग्यू करते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट चल रहा हो। लोमो का बीपी बढ़ जाता है। वो बोलता है, बीपी बढ़ गया है, टेंशन में आ गया। वो बोलता है, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं उसको, ठीक है? आगे आगे स्क्रीन पे सब वर्ड्स हाँ ठीक है ना? अब चुबू को भी फाइट को ज्वाइन कर लेता है। भाई शादी का प्रपोजल साइड में, जमीन का केस सेंटर में आ जाता है। अब ये जमीन की बातें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जमीन का केस सेंटर में आ गया है ना? फाइनली लोमो गुस्से में घर छोड़कर निकल जाता है, बोला मेरे को नहीं रहना भाई, मेरे को नहीं करनी शादी, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को बुरा लग गया। अब यहाँ पे सच सामने आता है। जब लोमो चला जाता है तब चुबू को कैजुअली बोल देता है, वो तुमसे शादी का प्रपोजल लेने आया था नटालिया, तुमने ऐसी लड़ाई कर ली उससे। अब नटालिया वहां पे शॉक हो गई, वो पैनिक हो जाती है, वो बोलती है, ब्रिंग हिम बैक, ऐसी बोलती है। अभी तक झगड़ रही थी, अब शादी के लिए डेस्परेट हो गई कि मुझे तो वही चाहिए जो मेरे से लड़के गया। भाई ये क्या था यार? ठीक है, अब घर पे आते हैं, लोमो वापस आता है प्रपोजल बोलने के लिए, चलो भाई अब तो बोल दूंगा। अब वो मान गई है, अब झगड़ा खत्म, अब मैं जा रहा हूँ आई लव यू बोलने के लिए, मुझे शादी करनी है इससे। प्रपोजल बोलने की जगह फिर एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है। लोमो बोलता है कि भाई उसका डॉग जिसका नाम है गेस, वो बढ़िया कुत्ता है, बढ़िया तूतू है, प्यारा है। नटेले बोलती है नहीं, मेरा डॉग स्क्वीजर वो सुपीरियर, वो सबसे अच्छा है, वो बहुत खतरनाक है। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है, किसको लेके? भाई डॉगी की ब्रीड को लेके, कौन सा डॉगी स्पीड में दौड़ता है, उसके प्राइस को लेके, मेरा डॉगी महंगा, नहीं तेरा डॉगी महंगा, नहीं तेरा डॉगी महंगा, नहीं मेरा डॉगी महंगा। हंटिंग स्किल्स, मेरा कुत्ता अच्छे से शिकार करता है। चुबुको भी डॉग कंपैरिजन में एक्सपर्ट बन जाता है। लोमो का हेल्थ और खराब हो गया। वो बोलता है, आई एम डाइंग, माई फुट्स गॉन टू स्लीप, माई फुट इज गॉन टू स्लीप, माई फुट्स गॉन टू स्लीप। वो लिटरली गिरने वाला होता है और प्रपोजल फाइनली होने वाला होता है कि वो फिर से बेहोश हो जाता है। अब चुबुको घबरा जाता है, वो जोर से बोलता है कि भाई ये ले तेरी पत्नी, बार बार प्रपोज करने आता है, लड़ लेता है, ये ले भाई तू तेरी पत्नी, तेरी वाइफ ले जा, हियर इज योर ब्राइड, गो मैरी हर। बस फॉर्मल प्रपोजल भी प्रॉपरली नहीं होता। दोनों हाथ मिलाते हैं और शादी वहां पर फिक्स हो जाती है। और गेस करो क्या, शादी फिक्स होने के बाद भी दोनों फिर डॉग के टॉपिक पर झगड़ने लगते। ए भाई क्यों करी, कि तुमने झगड़े के लिए शादी करी, कि मैं चलो बनी हूँ, लड़ना है मुझे किसी से, तो चलो शादी कर लेते हैं। क्या चैप्टर है भाई, क्या स्टोरी है? हैं? खतरनाक भाई, अलग ही दुनिया चल रही है लोगों की। और भाई इस चैप्टर का मैसेज क्या है? ये चैप्टर एक वन एक्ट फार्स कॉमेडी है। ठीक है भाई, चेकोव दिखाना चाहते हैं, जो इसके ऑथर हैं वो दिखाना चाहते हैं, चेकोव, कि भाई लोग शादी को इमोशनल डिसीजन नहीं, प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी अलायंसेस की तरह देखते हैं। ईगो और प्राइड रिलेशनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्मॉल इश्यूज को अननेसेसरीली हम बड़ा बना देते हैं। और भाई एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है? क्या है? पहली लाइन, आई एम वेरी नर्वस मैन, ये क्या बताता है कि वो नर्वस? वो लोमोव की पर्सनैलिटी बताता है। द ऑक्सन मीडोज आर माइन, ये क्या है भाई? इससे ही तो लड़ाई स्टार्ट होती है, स्टार्ट द कॉन्फ्लिक्ट, है ना? ब्रिंग हिम बैक शोज नटालियाज सडन चेंज, ब्रिंग हिम बैक बोलती है तो उनको पता चलता है भाई हाँ नटालिया का हृदय परिवर्तन, दिल चेंज हुआ है। कैरेक्टर स्टेज, कैरेक्टर स्केच बोर्ड वालों का फेवरेट बोर्ड का, इवान लोमोव की स्टोरी कैसा होता है? इवान लोमोव नर्वस होता है, हाइपोकॉन्ड्रियक होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी गुस्से वाला होता है, प्रैक्टिकल माइंडेड होता है।
नटालिया कैसी होती है? आर्ग्यूमेंट करने वाली होती है, स्टबर्न यानी जिद्दी होती है, प्रैक्टिकल होती है। और चुबुको कैसा होता है? सेल्फिश होता है, ले जा भाई तू मेरी बेटी। मनी माइंडेड होता है, पैसा ही पैसा चाहिए। ड्रामेटिक होता है, ओह नौटंकी भी करते हैं सब। बताओ, मजा आया चैप्टर पढ़ के, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चैप्टर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए ले लो भाई। व्हाई डज लोमोव कम टू चुबुकोस प्लीज? ही कम्स टू प्रपोज मी। और फॉर मैरिज टू नटालिया लिख देना है, तो मैं आपसे शादी के लिए आया भाई, शादी प्रपोज करने आया। व्हाट इज द डिस्प्यूट ओवर ऑक्सन मीडोज? ठीक है, बोथ फैमिलीज क्लेम ओनरशिप ऑफ लैंड कॉल ऑक्सन मीडोज। दोनों बोलते हैं कि भाई ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी, ऑक्सन मीडोज मेरा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डज नटालिया कॉल लोमो बैक? वो लोमो को वापस क्यों बुलाती है? बिकॉज शी रियलाइजेस ही केम विद अ मैरिज प्रपोजल एंड डज नॉट वांट टू लूज द अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना चाहती थी, उसको शादी करनी थी, उसको प्यार करना था, उसको मोहब्बत करनी थी। ओह आई लव यू, मुझे शादी करनी थी उससे। तो भाई यही थे हमारे सारे चैप्टर्स इंग्लिश के स्टोरीज। ठीक है, तो क्लास 10 के मेरे दोस्तों, ये चैप्टर हमें सिखाता है स्मॉल ईगो प्लस अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकती है। शादी से पहले ही अगर इतना झगड़ा हो रहा है, तो आगे क्या होगा तुम्हारा यार। इसीलिए बोर्ड्स के लिए कैरेक्टर्स याद रखो। ठीक है भाई, कैसे थे, ऑक्सिन मीडोस क्या था, ऑक्सिन मीडोस का डिस्प्यूट याद रखो, बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। डॉग फाइट याद रखो कि डॉग रिलेटेड फाइट हुई थी। और लोमोव की नर्वस पर्सनैलिटी की याद रखो, कैसी थी उसकी नर्वस पर्सनैलिटी, बड़ी खतरनाक थी। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से आते हैं, है ना। क्योंकि भाई ये प्रपोजल वाला चैप्टर ना बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, तो बच्चों को भी पढ़ने में मजा आती है, तो बोर्ड वालों को एग्जाम लेने में भी मजा आती है कि हर बच्चा अलग तरीके से आंसर लिखेगा। तो बच्चों, आज के चैप्टर यही कंप्लीट होते हैं। याद रखना, इंग्लिश में मार्क्स रटने से नहीं, प्रेजेंटेशन और क्लैरिटी से मिलते हैं। और जो स्टूडेंट कंसेप्ट को समझने, जो क्वेश्चन को समझ के लिखता है, उसको एग्जामिनर खुद नंबर देने का मन रखता है। उसको एग्जामिनर बोलता है यार इसने बहुत थ्योरेटिकली और एक लॉजिकल बात करी, मैं उसको नंबर दूंगा। बोर्ड कोई मॉन्स्टर नहीं है भाई, डरो मत उससे। बोर्ड सिर्फ एक टेस्ट है। मैथ्स का पेपर बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, ठीक है, अच्छा गया वो अच्छा गया भाई, लेकिन इसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आगे बढ़ते जाओ, पढ़ाई करते जाओ, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, स्मार्ट रिवीजन करो, और लास्ट मोमेंट पैनिक मत करो, नहीं होगा। क्योंकि अचल भैया के चैनल पे लास्ट मोमेंट रिवीजन वीडियोस हर चैप्टर के ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं। आप लोग एवरेज स्टूडेंट नहीं हो भाई, वो कर सकता है, टॉपर कर सकता है, तो तुम भी कर सकते हो। आप लोग वो बैच हो जो रिजल्ट वाले दिन मुझे सरप्राइज आके दे देना कि भाई हर्षिल भैया, कि देखो इस बार हमने पढ़ के निकाल दी है एग्जाम, वो भी अच्छे नंबर से, और उसमें हम चैप्टर्स को समझ पाए। आपने जो जो हमको बताया वो चैप्टर एग्जामिनेशन में कभी कभी बैठ गया, आ गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और भाई साइंस का पेपर अगला है, हर्षल भैया का चैनल साइंस डेडिकेटेड है, तो साइंस के लिए रेडी हो जाओ। साइंस की हर एक डिटेल एकदम प्रॉपर 4 AM लेक्चर भी तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूं मैं। ठीक है, 4 AM लेक्चर, 4 बजे का पेपर लीक लेक्चर, पेपर लीक जिसको सब पेपर लीक बोलते हैं, पेपर लीक नहीं है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पेपर है वो, है ना। तो पेपर लीक नहीं है, लास्ट टाइम भी तुमने ये क्लेम करा था हर्षल भैया पेपर लीक कराते हैं, नहीं नहीं, हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हर्षल भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो। साइंस के पेपर के लिए भी रेडी रहना। फट से इंग्लिश का पेपर खत्म हुआ, शाम को तुम्हारे हाथ में रोड मैप आ जाएगा कि भाई कैसे साइंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्या करना है। 3-4 दिन बचे रहेंगे, 21 को पेपर है, 25 को फिर आ जाएगा तुम्हारा साइंस का। 4 दिन रहेंगे, 4 दिन में कैसे पूरा साइंस कवर करना है, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो। हर्षल भैया साथ है ना, टेंशन नको, टेंशन नहीं लेने का। अपन करेंगे एग्जामिनेशन को क्रैक अच्छे से, साइंस में पूरे नंबर लेके आएंगे। इंग्लिश में भी मैंने तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर दी है। इस कंट्रीब्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।